नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट एजुकेशन। हम मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए भारत के पश्चिमी तटीय मैदान। आज हम बात करेंगे भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में कि ये देखा जाए कि भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कैसे विकसित हुआ है, कैसे विकसित हुआ है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने एक मैप बनाया गया है जो पश्चिमी तटीय मैदान का मैप है। इसको हम विशेषता जानेंगे, इसके बाद विशेषता जानेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता है क्या, पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर एक गुजरात है। ये क्या है, गुजरात है। ये हमारा गुजरात है। तो गुजरात से लेकर यहाँ पे क्या है, दमन दीव, जो कि हमारे भारत का केंद्रशासित प्रदेश है। दमन दीव जो केंद्रशासित प्रदेश है। तो गुजरात से लेकर दमन दीव तक का जो बीच का है, इसे हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं। काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट कहते हैं। गुजरात से लेकर दमन दीव के बीच का जो भाग है उसे हम लोग काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर काठियावाड़ से लेकर, या तो ये गुजरात से ही लेकर, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के जो बीच का जो भाग है उसे हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद इस महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक, कर्नाटक के मंगलोर तक, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक के बीच को हम लोग कन्नड़ तट या कनारा तट के नाम से जानते हैं। कन्नड़ तट या कनारा तट के नाम से हम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक के बीच का जो भाग है उसे हम लोग कन्नड़ तट या कनारा तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद कर्नाटक से लेकर केरल के मालाबार, केरल तक, केरल तक, कर्नाटक से लेकर केरल के बीच का जो भाग है उसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। कर्नाटक से लेकर केरल तक के बीच का जो भाग है उसे मालाबार तट के नाम से हम लोग जानते हैं। जो हमारा ये पश्चिमी भाग है, जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, यह गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ से, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, देखेंगे इसमें क्या होती है, जो जितने भी पश्चिम है, यानी इस साइड क्या है, अरब सागर हमारा है। तो जितने भी अरब सागर में नदियां जो गिरती है तो क्या बनाती है, एस्चुरी, ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। जैसे हमने विशेष यहाँ कुछ नदियों के नाम भी बताया है। मांडवी नदी, जुआरी नदी जो कि गोवा की प्रमुख नदी है, उसके बाद काली नदी, शरावती नदी, उसके बाद यहाँ पे नेत्रावती नदी, पेरियार नदी। तो ये सब जो नदियां हैं ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में। और ये क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। अब हम बात करेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता क्या है। पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता क्या है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो पश्चिमी तटीय हमारा जो मैदान है, यह गुजरात से लेकर, यह कहाँ से, गुजरात से लेकर, यह गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, यह गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। उसके बाद जो हमारा ये पश्चिमी तटीय मैदान है, इसका क्षेत्रफल छोटा है। इसका क्षेत्रफल क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान का क्षेत्रफल क्या है, कम है। जो पूर्वी तटीय मैदान से पश्चिमी तटीय मैदान का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, काफी छोटा है। काफी क्या है, छोटा है। उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान से पूर्वी तटीय मैदान से क्या है कि पश्चिमी तटीय मैदान के इस साइड ज्यादातर जनसंख्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ज्यादातर क्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहां इस साइड क्या है कि जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। हमने बताया कि पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान का जो क्षेत्रफल है वो काफी छोटा है। क्या है, पूर्वी तटीय मैदान से पश्चिमी तटीय मैदान का जो क्षेत्रफल है वो काफी क्या है, छोटा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पूर्वी तटीय मैदान से
जो पूर्वी तटीय मैदान अभी हम बताएंगे, तो पूर्वी तटीय जो मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान से क्या है, यहाँ पे ज्यादातर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। पूर्वी तट में कम जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन पश्चिमी तट में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, अधिक जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो वर्षा होती है, जो यहाँ पश्चिमी तटीय मैदान में जो वर्षा होती है, अधिक वर्षा जो होती है वो लगभग 200 सेमी होती है। कितनी होती है? 200 सेमी वर्षा होती है। यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान में जो वर्षा होती है लगभग 200 सेमी होती है। और जो यहाँ पे वर्षा दक्षिणी और पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना कि जो पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा कैसे होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान में क्या होती है, वर्षा होती है लगभग 200। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अधिक, जहां पे अधिक वर्षा होगी, जहां पे क्या होगा, अधिक वर्षा होगी, ये बात समझिएगा कि जहां पे अधिक वर्षा होगी तो वहां के जो मिट्टी होंगे, जहां पे अधिक वर्षा होगी तो वहां के मिट्टियों में क्या होगा, वहां पे मिट्टियों में कम तत्व पाए जाएंगे। जो वहां पे मतलब फसल उगाने में जो मिट्टियों में जो तत्व पाए जाते हैं, जो जिससे फसल हमारा उगाया जाता है, जिससे फसल जिसमें ताकत होती है, जहाँ पे अधिक वर्षा होगी तो वहां के मिट्टियों में कम तत्व पाए जाएंगे, पोषक तत्व कम पाए जाएंगे। तो क्या होगा कि जो पानी बरसे, जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद उसमें से मिट्टियों से तत्व क्या होती है, वो बह जाती है। जब बह जाती है तो वहाँ क्या होती है, उस मिट्टियों में ताकत जो की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए यहाँ की क्या होती है, यहाँ की जो मिट्टियां हैं, इन मिट्टियों में तत्व तो क्या कम है, यहाँ की मिट्टियों में शक्ति भी क्या है, कम है थोड़ा। उसके बाद यहाँ की जो पश्चिमी तटीय जो मैदान है, यहाँ की जो कृषि है वो विविधता की है, मतलब कि अनेक प्रकार की कृषि यहाँ की जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान में यहाँ पर अनेक प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो रबड़ है, पूरे भारत को 95% रबड़, पूरे भारत में 95% रबड़ हमें पश्चिमी तटीय मैदान से ही प्राप्त होते हैं। पूरे भारत में 95% जो रबड़ है वो पश्चिमी तटीय मैदान से, जैसे कि केरल हो गया, इस सब में क्या हो गया कि ज्यादातर क्या होती है कि रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो 95% पूरा भारत हमारा रबड़ उत्पादन पश्चिमी तटीय मैदान से किया जाता है। जैसे यहाँ पे चावल हो गया, नारियल हो गया, उसके बाद मसाला हो गया, मसालों का बगीचा जो कि हम लोग केरल कहते हैं। यहाँ पे विविधता कृषि है। तो यहाँ पर क्या है कि रबड़, चावल, नारियल, मसाला, इस पश्चिमी तटीय मैदान में ज्यादातर कृषि यही सब की जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो केरल के जो समीप, केरल के समवर्ती क्षेत्र में, केरल के समवर्ती क्षेत्र में बालुओं में जो कि मोनाजाइट, बालू में मोनाजाइट, ये मोनाजाइट जो आणविक खनिज है, क्या है, आणविक खनिज। तो यहाँ के केरल के समवर्ती क्षेत्र, मतलब केरल के समवर्ती क्षेत्र में क्या है कि बालुओं में आणविक खनिज पाया जाता है, जिसे मोनाजाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनाजाइट कहा जाता है। तो ये केरल के समवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद अपतटीय क्षेत्रों में, केरल के क्या कि अपतटीय क्षेत्रों में क्या है, जैसे मान लीजिए गुजरात में हो गया, गुजरात और बॉम्बे हाई, गुजरात में और बॉम्बे हाई में क्या है, सब की प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। पश्चिमी तट में गुजरात के समीप और उसके बॉम्बे हाई जो है तेल, तो क्या यहाँ पर पश्चिमी तट में गुजरात और बॉम्बे हाई की क्या है, प्राकृतिक तेल, यहाँ प्राकृतिक गैस भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है कि पश्चिमी तटीय मैदान में यहाँ पे सदाबहार वनस्पति, तो पश्चिमी तटीय मैदान में क्या है, सदाबहार वनस्पति अधिक पाई जाती है। उसके बाद पश्चिमी तटीय जो मैदान हमारा है, यहाँ पे जैव विविधता भी अधिक है, जैव विविधता अधिक है, जैव विविधता भी क्या है, अधिक है। तो हमने देखा कि सदाबहार भी वनस्पति यहाँ अधिकता है और जैव विविधता की भी अधिकता यहाँ पे है पश्चिमी तटीय मैदान में। उसके बाद हमने देखा कि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक का जो हमारा भाग है वो क्या कहलाता, पश्चिमी तट यहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक। उसके बाद हमने देखा कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के बीच कोंकण तट, और कोंकण तट से लेकर कर्नाटक के बीच में कन्नड़ तट कहा जाता है, और कन्नड़ तट से लेकर मालाबार तट फैला हुआ है कर्नाटक और केरल के
बीच में। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो कर्नाटक में एक है केंद्रमुख, केंद्रमुख। तो हमारा आज का क्वेश्चन होगा कि केंद्रमुख किसके लिए प्रसिद्ध है, केंद्रमुख किसके लिए प्रसिद्ध है, एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा केंद्रमुख किसके लिए प्रसिद्ध है। हमने अभी बताया कि जो ये पश्चिमी तट हमारा है, पश्चिमी तट की कोई खास विशेषता नहीं है, जो कि हमने देखा कि यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान का क्षेत्रफल भी काफी छोटा है। उसके बाद यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जनसंख्या यहाँ पे अधिक पाई जाती है, 200 सेमी वर्षा होती है, और जो यहाँ वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। उसके बाद यहाँ पूरे भारत में 95% रबड़ इस पश्चिमी तटीय मैदान से ही प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कृषि विविधता भी है, जैसे चावल, नारियल, मसाला हो गया, इसी तटीय मैदान से हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद यहाँ केरल के समवर्ती क्षेत्र में बालुओं में मोनाजाइट आणविक पाए जाते हैं। उसके बाद गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में और बॉम्बे हाई प्राकृतिक गैस भी यहाँ प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद सदाबहार वनस्पति भी प्राप्त किए जाते हैं। जैव विविधता भी यहाँ पे अधिक ही है, जैव विविधता भी क्या यहाँ पर अधिक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जब अधिक वर्षा होगी, जब यहाँ पे क्या होती है, अधिक जब वर्षा होती है, अधिक वर्षा होने के कारण क्या होती है कि यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टियों के तत्व क्या होते हैं, बह जाते हैं, जिससे कि क्या मिट्टी में क्या कमी हो जाती है, मिट्टियों में क्या होती है, पश्चिमी तट में कमी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा आज का है जो कि आप इसे डिनोट जरूर करिएगा, आप इसे डिनोट जरूर करिएगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो पूर्वी तटीय मैदान होगा, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान ज्यादातर विशेषता नहीं है, इसका विशेषता बस इतना है कि यही सदाबहार वनस्पति, जैविक विविधता, जनसंख्या, या जो वर्षा होती है, मिट्टी कौन सी खेती होती है, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के भाग के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, और कर्नाटक केरल के भाग से मालाबार तट कहा जाता है। तो यही सब इसकी विशेषता है। तो ये हमारा हो गया पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।